कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ फार्म आपके लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसके पास फार्मिंग का कोई प्रायर बैकग्राउंड ही नहीं है, या फिर आपके पास फार्मिंग का कोई नॉलेज नहीं है, या फिर आपके पास खेत में काम करने का कोई प्रायर एक्सपीरियंस ही नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज का, तो कैसे समझे कि इस फार्मिंग के प्रोजेक्ट में आपको हाथ डालना चाहिए भी या नहीं? तो ये जानने के लिए आज के इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। यूजुअली अगर आप इंटरनेट में जाएंगे तो वही सेम घिसा पिटा चीजें आपको सुनने के लिए मिलेंगी, जिसमें कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ फार्म बताया जाता है। क्या बताते हैं वो लोग? वो ये बताते हैं कि ये आया है नया फार्मिंग का मॉडल, ये आया है उसकी नई वैरायटी, या फिर वो बोलते हैं ये इतना एरिया है, इतने एरिया में इतना लागत लगेगा, इतना प्रोडक्शन होगा, ऐसा मार्केट होगा, इतने दिनों में इतना इनकम। और ये तभी एप्लीकेबल है जब मार्केट कंडीशंस एकदम परफेक्ट रहते हैं, या फिर मौसम ऊपर से आपका सपोर्ट कर देती है। ये दोनों चीज आपकी परफेक्ट रहेंगी, तभी जाके इस परफेक्ट कंडीशन में आपका फार्मिंग से इनकम हमेशा हमेशा के लिए पॉसिबल हो पाएगा। बट प्रैक्टिकल अगर किसानों से पूछे तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। इतने लागत पे इतना इनकम, सुनने में मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन रियलिटी में आपके घर का सिचुएशन या आपके घर के फाइनेंशियल कंडीशन आपसे बेटर इस दुनिया में कोई नहीं जानता। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास उन लोगों जैसा बड़े लोगों के साथ पहचान ना हो सकता है आपके पास पैसों का भी लिमिटेशन हो सकता है मार्केट में आपको कोई नहीं जानता, हो सकता है आपके पास उन लोगों जैसा बड़ी टीम ना हो, और इसी कारण उन लोगों का वही पुराना घिसा पिटा हुआ कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ फार्म का जो डिटेलिंग देना आपके लिए अकेला काम नहीं करेगा, और इसका इकलौता फार्मिंग के प्रोडक्शन के जरिए आपको कोई समाधान ही नहीं मिल पाएगा। सो आपका असली प्रॉब्लम कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ फार्म नहीं है, ये तो एक बार लगेगा वो तो काम हो जाएगा, बट इससे भी बड़ा प्रॉब्लम भैया आपका कॉस्ट ऑफ रनिंग द फार्म है। अब बेचारे दूसरे इंटरनेट में फार्मिंग के ट्रेनर्स को देखिए, वो आपको कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ फार्म तो बताएंगे, बट क्या वो आपको कॉस्ट ऑफ रनिंग द फार्म बताएंगे? क्या नहीं ना। ऑब्वियसली आप 6 महीने की बात नहीं कर रहे हो, आप 1 साल की बात नहीं कर रहे हो, आप अगले आने वाले 5 से 10 साल की बात कर रहे हो। तो वो क्या चीजें है वो जो लगातार लगती रहेंगी, इसकी डिटेलिंग क्या आपने कभी की? तो ऐसा तो नहीं है ना भैया कि एक बार आए और फिर मार्केट से गायब ही हो गए, ऐसा तो नहीं करने वाले ना आप। तो इसी के चलते कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ फार्म ये जानना तो जरूरी है, बट इसके साथ बहुत बड़ा जो पार्ट है डेप्थ और डिटेलिंग के साथ कॉस्ट ऑफ रनिंग अ फार्म, इसके बारे में तो आपको जरूर पता होना चाहिए। ये तो कोई नहीं बताता मार्केट में कि मार्केट में टिके कैसे रहे, क्योंकि फार्मिंग के बिजनेस के बारे में आपको कोई नहीं बताने वाला। उगाना तो काफी आसान है, बट फार्मिंग के बिजनेस को चलाते रहना एक प्रोफेशनल तरीके से, ताकि वो दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशनल रोल मॉडल बन जाए, ये बड़ा मुश्किल है। तो कहीं जाने या अनजाने में आप सिर्फ उगाने और उसको कस्टमर तक पहुंचाने तक ही सीमित तो नहीं रह गए, ये जरूर जान लीजिएगा। क्योंकि जो लोग ये सिखा रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता कि इससे आगे कैसे बढ़ते हैं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उन्हीं लोगों ने आपको सही से इसमें गाइड नहीं किया है। और यही सारी चीजें हम लोग आपको किसान बिजनेस क्लिनिक में प्रॉपरली डिटेलिंग में डेप्थ के साथ आपको हर एक चीज बताते हैं, जिससे आप प्रॉब्लम आने से पहले ही आप समस्याओं को पहले ही सॉल्व कर जाओ। क्योंकि एक जगह है फिक्स कैपिटल और दूसरी जगह है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब हो गया कि ऐसे चीजें जिससे कि एक बार आपने खेत में सेट कर दिया तो फिर उसको आगे आने वाले काफी दिनों तक उसमें नए से कोई खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। और वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसी चीजें होंगे जो लगातार आपके खेत में चलती रहेगी, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा राक्षस है जो आपके इनकम को या फिर आपके पैसे को आपके घर से खाती रहेगी। ये एक अंधे कुएं की तरह हो जाएगी, जिसमें आप पैसा डालते रहोगे और डालते ही चले जाओगे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आपके ग्रोथ को रोक देगी। आपको एक फार्मिंग को एक प्रोफेशनल लेवल के बिजनेस की तरह तो चलाना आना ही चाहिए। सो कोई भी फार्मिंग प्रोजेक्ट का कॉस्ट कैसे एस्टिमेट करे, तो आप एक जगह पकड़ लीजिए कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ फार्म और दूसरी जगह पकड़ लीजिए कॉस्ट ऑफ रनिंग अ फार्म। ये 2 चीजें होती है, इसी से आपका फार्मिंग प्रोजेक्ट का बजट निकल के सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल, खेत में लगातार लगने वाली चीजें, खाद, बीज, दवाइयाँ,
लेबर, मैन पावर, इनपुट कॉस्ट, ये सब सारी जो चीज़ें वो हमेशा हमेशा लगती रहेंगी। तो इसका कैसे आप मैनेज करोगे, इसका कैलकुलेशन क्या रहेगा? तो आपकी समझ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये रहा एग्जाम्पल। फार्मिंग बजट का एस्टिमेट करना है तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ फार्म प्लस कॉस्ट ऑफ रनिंग अ फार्म, ये दोनों को जोड़ के लेना पड़ेगा। बट कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ फार्म ये उतना खतरनाक नहीं, क्योंकि ये वन टाइम लगेगा। बट सबसे ज़्यादा खतरनाक है कॉस्ट ऑफ रनिंग अ फार्म। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हिडन कॉस्ट होते हैं। हिडन कॉस्ट जैसे एक नंबर का हो गया इनपुट कॉस्ट हो गए, जो आप ऑब्वियसली फर्टिलाइजर के तरीके से या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर के तरीके से दोगे, इसमें आपका खर्चा आएगा। उसका मेंटेनेंस का खर्चा। फिर तीसरा नंबर का हो गया ब्रेक डाउन इमरजेंसी का खर्चा। चौथा हो गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। पांचवा हो गया मिसलेनियस, ऐसे खर्चे जो कि आपके नज़र में या फिर आपके जहन में ही नहीं आए थे कि भाई आप अपने गांव में जब फार्मिंग कर रहे हो, अचानक भयानक से ये क्या आ गया, तो उसको आप हैंडल कर सको। इसी तरीके से आपका मिसलेनियस खर्चे होते हैं, छोटे मोटे टाइप के। और घर में जो आग लगती है वो ज्वालामुखी से आग नहीं लगती है, वो चिंगारी से आपको घर में आग लगती है। और इसी वजह से ये मिसलेनियस कॉस्ट, जो छोटे छोटे खर्चे हैं ना, यही बड़ा राक्षस बन जाता है। तो इसके बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं। और उसके बाद आखिरी हो गया आपका इमरजेंसी फंड। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट जितना मोटा मोटा ऑन एन एवरेज सबको प्रॉब्लम आती है, ये 6 पॉइंट्स है जिसमें ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। और आपके बेटर समझ के लिए हम लोग यहाँ फार्मिंग मॉडल्स को पकड़ा है। अब एक एक करके फार्मिंग मॉडल्स हम पकड़ते जाएंगे, उसमें फिक्स कैपिटल क्या लगने वाला है ये आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल किस फॉर्म में आती है, हिडन कॉस्ट, वो भी आपको एक एक करके बताते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑल वेदर टनल्स होते हैं। जैसे गर्मियों के सीजन में आपके जो शेड नेट हो गए, वैसे ही बारिश के सीजन में आपके पॉली प्लास्टिक टनल्स हो जाते हैं, जिससे बारिश की बूंदें आपके पौधों को या फिर आपके नर्सरी को डैमेज ना कर सके। उस तरीके से ट्रैक्टर जब वन टाइम आप खरीदते हो या फिर स्प्रे पंप का मशीन जो खरीदते हो आप, तो वो आपका वन टाइम कॉस्ट हो गया। उसी तरीके से आपका वर्किंग कैपिटल जो रनिंग कॉस्ट हो गया। इसमें क्या होता है, फार्म लेबर्स के हो गए जो कि लगातार चलते रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर चाहिए होगा। बीज जो आप ऑर्गेनिक तरीके से आप लाते हो अपने फार्म पे, जब तक आप अपने फार्म पे बीज का प्रोडक्शन खुद करते नहीं रह सकते, तब तक तो आपको बाहर से ही खरीदना पड़ेगा। तब तक ये आपके वर्किंग कैपिटल या फिर रनिंग कॉस्ट में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वर्मी कंपोस्ट बिजनेस की तरफ। अब उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली आपको केचुए तो चाहिए होंगे वर्मी कंपोस्ट में। इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट के बेड के बैग्स चाहिए होंगे, बड़े बड़े प्लास्टिक वाले जो बैग्स जो आजकल आप देखते हो हरे रंग का, ठीक है। अब उसके साथ वर्किंग कैपिटल में आपको क्या चाहिए होगा, कॉस्ट ऑफ रनिंग अ फार्म में काउ डंग चाहिए, गोबर चाहिए होगी, और लेबर्स चाहिए होंगे उसको छानने के लिए, उसको प्रोसेसिंग करवाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हो गया पोल्ट्री फार्म। अब पोल्ट्री फार्म के बिजनेस में क्या होता है कि लाइट इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियसली आपकी मुर्गियों को ठंडा ना लगे, एक्यूरेट या फिर रेगुलर वो टेम्परेचर मेंटेन हो उसके लिए, प्लस फीडर्स चाहिए होंगे, आपका ड्रिंकिंग वाटर निपल्स चाहिए होंगे जहाँ पे चोंच मार के जो मुर्गियाँ हैं या चूजे हैं उसके, तो वो पानी पी सके। तो वो वन टाइम का मशीनरी सेटअप कॉस्ट है। और उसी जगह पे है रनिंग कॉस्ट आपका वैक्सीनेशन, जो मुर्गियों को बीमारी ना लगे, और उनको चारा भी तो खिलाना पड़ेगा ना, तो इसी के चलते चिकन फीड्स हो गए, रेगुलर चारा खिलाते रहना पड़ेगा। तो ये है। तो ज़्यादा कॉस्ट जो जितने भी पोल्ट्री फार्मर्स से पूछेंगे कि भाई वो अपना कहाँ से मार्जिन बचा सकते हैं, तो हर कोई बोलता है कि चिकन फीड्स में अगर आपने कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया और क्वालिटी को मेंटेन कर लिया तो आप प्रॉफिट में एंटर कर जाओगे। ज़्यादा केस में तो यही होता है। उसी तरीके से फिश फार्मिंग में क्या है कि ऑब्वियसली आप जब फिश फार्मिंग करते हो तो पॉन्ड्स में पंप्स के जरिए पानी इधर से उधर आपको मूवमेंट कराना पड़ता होगा, या फिर एरिएशन डिवाइसेस चाहिए होंगे जो वाटर के साथ एयर को मिक्सिंग करते हैं, वो जो बोलते हैं ना, जो फैन की तरह चलते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खंगालते रहते हैं पानी को, तो उस तरीके से आपको चाहिए होगा। उसी तरीके से फिश सीडलिंग्स चाहिए होगा। तो छोटे मछलियों के बच्चे रहते हैं, इसको फिश सीडलिंग्स बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है फिश फीड, कि ऑब्वियसली उनको भी तो अच्छा डाइट चाहिए होगा, तो फिश फीड। तो चिकन फीड और फिश फीड ऑलमोस्ट लाइक सेम है, क्वालिटी भी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मशरूम फार्म में क्या है, मशरूम का सेटअप चाहिए होगा,
मशरूम सेटअप मतलब क्या हो गया, रैक्स चाहिए होंगे वहाँ पे, उसके बाद अलग अलग से आपको गोनी बैग्स चाहिए होंगे। तो इस तरीके से उसी तरीके से आपको मशरूम ड्रायर भी चाहिए होगा। मान लीजिए आपका मशरूम प्रोडक्शन तो आ गया, बट अब उसको बिकवाली नहीं हो पा रही या फिर उतना बच गया आपके पास, तब आप क्या करोगे, उसको ड्राई करके उसको पाउडर बना के आप दूसरे फॉर्म में आप बेचोगे, तो वो ड्रायर्स आपको चाहिए। तो ये वन टाइम का फिक्स कैपिटल हो गया। उस तरीके से मशरूम के जो स्पॉन होते हैं, मतलब बीज होते हैं मशरूम को ये करने के, तो वो तो रेगुलर वे में आपको चाहिए होंगे। उसी तरीके से मशरूम में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन ना आए, तो इसी के चलते आपको डिसइंफेक्टेंट्स डेटॉल की तरह आपको रेगुलर यूज करते रहना पड़ सकता है। तो इसी के चलते ये वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है हाइड्रोफोनिक फार्म में। हाइड्रोफोनिक फार्म में क्या है, जैसे पाइप का सेटअप हो गया, जो देखते हैं ना पाइप का जो सेटअप रहता है, वो उसमें तो वन टाइम खर्चे हैं, उसका लाइटिंग भी चाहिए होगा, पीएच मीटर भी चाहिए, इनके पीएच बड़े ऊपर नीचे आते रहते हैं तो वो गड़बड़ा जाते हैं हमेशा, तो इसी के चलते पीएच मीटर आपको चाहिए होगा। और उसके बाद लगातार लगने वाले जो खर्चे होंगे वो होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि ऑब्वियसली लाइट दिन रात आप जलाओगे, या फिर पंप से आप पानी खींच के पाइप में तो पहुंचाओगे ना, तो मे भी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे ज़रूरत पड़े। और उसके बाद तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ही भी है, न्यूट्रिशन आपको देना पड़ेगा, तो उसके भी रेगुलर और लगातार खर्चे बने रहेंगे। उसी तरीके से डेयरी फार्म की बात करते हैं। डेयरी फार्म में क्या होता है कि एनिमल शेड तो चाहिए होगा आपको, वन टाइम कॉस्ट। उसके बाद फीड स्टोरेज, मतलब उसका चारा को कहाँ स्टोर करेंगे, उसका जगह बनाना पड़ेगा। और उसका फिर मैन्योर जो गोबर आएगा वो कहाँ पे आप स्टोरेज फैसिलिटी करोगे, उसके लिए भी तो जगह बनाना पड़ेगा ना। तो ये मैं सम ऑफ द एग्जाम्पल, हालांकि है तो बहुत सारी चीज़ें, बट ये उनमें से कुछ का एग्जाम्पल देते हुए आपको क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से आपको एनिमल फीड भी चाहिए होगा, चारा। पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जूहे या फिर जो चिड़चिड़ी जो बोलते हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, बीमारियां होती है डेयरी एनिमल्स को। और उसी तरीके से इनको मेंटेनेंस करने के लिए बच्चों की तरह पूरा मेंटेन करना पड़ता है। इसी के चलते वहाँ पे डेयरी फार्म लेबर्स भी आपको चाहिए होंगे, जो कि रेगुलर वर्किंग कैपिटल आपको लगता रहेगा। उसी तरीके से मेडिसिनल प्लांट्स। अब मेडिसिनल प्लांट्स का क्या है कि आपको फार्म लैंड चाहिए होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये छोटे लैंड में तो मेडिसिनल प्लांट्स होंगे नहीं, आपको बड़े एरिया पे लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोफेशनल फार्मिंग के कंसल्टेंट चाहिए होंगे, जो आपको उगाने की पद्धति से लेके इसको प्रोसेसिंग करके बेचने तक का पूरा गाइडेंस आपको दे सके। तो ये शुरुआत से लेके अंत तक हमेशा आपको गाइडेंस चाहिए होगी इनकी। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ फार्म होगा। उसके बाद ऑयल एक्सट्रैक्टर या वेपराइजर, जैसे कि एक बार मेडिसिनल प्लांट्स आपके खेत में हार्वेस्ट होके आ गए, तो आप ही अपने खेत में अगर इसको ऑयल एक्सट्रैक्टर या वेपराइजर के द्वारा अपने खेत में प्रोसेसिंग करके इसका तेल बेचते हो, या फिर इसको प्रोसेसिंग करके इसको कुछ साबुन बना के या फिर कुछ इस तरीके से अगर करते हो, तो वो जो प्रोसेसिंग का जो मशीनरी सेटअप है वो वन टाइम का आपका फिक्स कैपिटल हो गया। उसी तरीके से पौधों को एक अच्छे क्वालिटी में लाने के लिए प्रॉपर फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो उसका तो खर्चा आएगा ही। प्लस पौधों के जो सैपलिंग्स, जो ये स्पेशलाइज्ड मेडिसिनल प्लांट्स है, इसको आप कहाँ से मंगवाओगे? ऑब्वियसली कहीं से ना कहीं से तो आपको खरीदना पड़ेगा, तो उसका तो रेगुलर तो खर्चा है ही, क्योंकि जैसे जैसे आपका एक सेट का हार्वेस्टिंग पूरा हो गया, फिर अगला सेट का फिर आप फिर से लगाओगे, तो हर बार जो प्लांट के सैपलिंग्स आपको खरीदते रहने पड़ेंगे आपके मेडिसिनल प्लांट्स को एक अच्छे क्वालिटी में मेंटेन करने के लिए। तो ये भी एक वर्किंग कैपिटल में ही आ जाता है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको फार्मिंग मॉडल्स के अलग अलग जो फार्मिंग के जो मॉडल्स थे उसमें आपको समझ में आ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से आपको ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपके फार्मिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए माइनस आपके प्रेजेंट खेत में क्या है इक्वल्स टू हमें कौन कौन सी चीजें खरीदनी है प्लस कब तक ऐसे खरीदते ही रहना है। ये फॉर्मूला बड़े काम का है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटा सा ट्विस्ट देता हूँ। तब क्या होगा जब मैं कहूँ आपसे कि ना ही कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ फार्म इंपॉर्टेंट है और ना ही कॉस्ट ऑफ रनिंग अ फार्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही अगर आपके बजट को मीट नहीं करते तो ये दोनों के दोनों बेकार है। और ज़्यादातर केस में आप जैसे हमारे जो व्यूअर है उनका हालत भी यही सेम होता है। एक के बाद दूसरा फार्मिंग के स्टाइल को सीखने में लगे हुए हैं या फिर फार्मिंग के मॉडल को समझने में लगे हुए हैं कि भैया पैसा कितना लगेगा।
बट पैसा चाहे जितना भी लग जाए, जब तक वो आपके घर के या फिर आपके पॉकेट के बजट को फिट नहीं बैठता, तब तक सारी चीजें बेकार ही है, समझ लो। आप इंटरनेट में एक के बाद दूसरे दसों जगहों से इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करते रह जाएंगे, डेटा, माल मटेरियल, मसाला सब आ जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आप उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले पाओगे। ये वही क्रिटिकल टाइम है जहां पे आपको आपके बजट की क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फार्मिंग के वैसे देखे जाए हजारों लाखों फार्मिंग के स्टाइल है, फार्मिंग के मॉडल है, बट फार्मिंग का कौन सा बिजनेस मॉडल आपके लायक सूटेबल है, तो ये आपके खुद के बजट की क्लैरिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा फार्मिंग का बिजनेस मॉडल आपके लिए काम करेगा। और अगर फार्मिंग के बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी चाहिए तो आपको इधर एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होगा कंसल्टेशन के हिसाब से, या फिर आपको फार्मिंग की प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल की बिजनेस की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि फार्मिंग को भी तो आप एक बिजनेस की तरह चलाओगे ना, तो उसको एक दिन के लिए नहीं चलाना है, उसको हमेशा चलाते रहना है। तो इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, और यही सारी चीज़ें हम लोग आपको किसान बिजनेस क्लिनिक के मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी सिखाते हैं। तो इसके लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कभी कभी बेशर्म होके ईमानदारी से सच्ची चीज़ भी कहनी पड़ती है। इसी के चलते अगर आपका फार्मिंग स्टार्ट करने का बजट 10 लाख रुपए से नीचे का है, तो ऑब्वियसली इसके लिए आप हमसे इसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग पहले ले लीजिए, और उसके बाद इस अखाड़े में आप उतरिए, जहाँ पे हम लोग आपको फार्मिंग में प्रोडक्शन भी करना सिखाते हैं और एट द सेम टाइम फार्मिंग का बिजनेस भी करना सिखाते हैं। तो आपको बताते हैं कि फार्मिंग आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, किस क्रॉप के साथ स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है और क्यों स्टार्ट करना है, कि फार्मिंग का ऐसा क्या करो जिससे 80% क्रॉप आपके उगाए, और ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों मेंटेन हो ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से। पहला तो ये। दूसरा है सेल्स कैसे किया जाए, सेल्स मतलब उसको बिकवाली कैसे किया जाए ताकि आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाए, और इसके लिए मार्केटिंग कैसे सही हो और आपका फार्म का मैनेजमेंट कैसे दुरुस्त हो, क्योंकि फार्म मैनेजमेंट भी तो अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि फार्म मैनेजमेंट अगर नहीं हुआ, नो डाउट आपका सेल्स एंड मार्केटिंग अच्छा तो हो जाएगा, लेकिन पीछे से प्रोडक्शन ही अगर खाली हो गया तो सेल्स करके भी आप फार्मिंग के बिजनेस में पीछे रह जाओगे। तो 10 लाख रुपए के नीचे का अगर बजट है तो आप हमसे इसकी ट्रेनिंग ले लो, खुद फार्मिंग के बिजनेस के सलाहकार बन सकते हो, या फिर ये नॉलेज को लेकर अपने खुद के खेत में अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको हमारे ट्रेनिंग के जरिए मिल जाएंगे। फार्मिंग का बिजनेस कंसल्टेंट बनने से आपका ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप अगर अपने फार्म से, चाहे वेदर अगर आपके सपोर्ट में ना रहे या फिर मार्केट आपके सपोर्ट में ना रहे, फिर भी फार्मिंग का बिजनेस सलाहकार बनते हुए दूसरों को एडवाइस देने के तरीके से, जिस तरीके से ज्योतिष, आर्किटेक्ट या फिर दूसरे जो कंसल्टेंट है, डॉक्टर, लॉयर, ये सब कमाते हैं, उसी तरीके से आप भी इससे कमा सकते हो। और अगर आपके पास समय नहीं है पर बजट है, तो इन दैट केस अगर 10 लाख रुपए प्लस का ऊपर का बजट है, तो तब आप हमसे इसका डायरेक्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हो, जहां पे हम खुद आपके फार्म पे आके वहां पे 3 दिन का साइट विजिट करते हैं, और इस साइट विजिट के दौरान हम आपको बताएंगे कि फार्मिंग के ये जो बिजनेस के तरीके से इसको पहले से ही कैसे तैयार करें, ताकि आपको फार्मिंग में प्रोडक्शन आने के बाद माल बेचने की ज़्यादा दिक्कत ना हो, और एट द सेम टाइम एक ही खेत से 7 या 8 तरीकों से कैसे कमाना है, चाहे 7 से 8 तरीकों से कमाए या चाहे एक भी तरीके से एक्स्ट्रा कमाए, क्योंकि प्रोडक्शन के अलावा एक एक्स्ट्रा तरीके से भी अगर आप कमाते हो तो वो आपका प्लस में ही ऐड होता है, माइनस तो कुछ नहीं हो रहा ना। और आती हुई लक्ष्मी हर किसी को अच्छी ही लगती है, बुरा किसी को नहीं लगती है। तो अगर ये फार्मिंग के बिजनेस की भाषा अगर पहले आप समझोगे, तो फिर आपको बाद में फार्मिंग के प्रोडक्शन आने के चलते बाद में नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मिंग के बिजनेस से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं, फार्मिंग के प्रोजेक्ट को स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट उनको प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस नहीं मिल पाता है। उनके साथ तो ये वीडियो शेयर कीजिए ही कीजिए। धन्यवाद।